चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई तो कर रहे हैं ना आपको? पढ़ा आपने, रीड किया? कोई क्वेश्चंस? तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कला की प्रबंध एक कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें कला और विज्ञान दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। अब हम देखेंगे प्रबंध एक पेशे के रूप में, एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो अब हम इसमें समझेंगे कि प्रबंध एक पेशे के रूप में अभी क्या स्थापित हो चुका है पूरी तरह, या होना है, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसमें अभी नहीं आए हैं। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि सभी प्रकार के संगठन प्रक्रियाओं का प्रबंध आवश्यक है। जाहिर सी बात है, ऑलमोस्ट चैप्टर ये कंप्लीट होने वाला है, कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं। तो अभी तक आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि हाँ, हर संगठन में प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है। और आपने यहाँ पे अवलोकन किया होगा कि संगठनों को उनका प्रयोग करने के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताओं एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। आपने यहाँ पे पाया होगा कि एक ओर तो व्यवसाय निगमित स्वरूप से वृद्धि हुई है, और दूसरी ओर व्यवसाय के प्रबंध पर अधिक जोर दिया जा रहा है। क्या इसका अर्थ हुआ कि प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक प्रोफेशन है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए पेशे को पेशे की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करते हुए देखें कि क्या प्रबंध इनको पूरा करता है या नहीं। जो प्रबंध की जो पेशे की विशेषताएं हैं, क्या वो प्रबंध में मौजूद है या नहीं। तो सबसे पहले जो प्रबंध की पेशे की जो विशेषताएं है वो है भली भांति परिभाषित ज्ञान का होना। तो इसमें हम लोग प्रोफेशन का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है। तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड बेसिक एक स्टडी मटेरियल होता है जो कि आपको पढ़ना ही होता है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो पढ़ाई आपको करनी होती है वो सेट होती है कि आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का कोर्स करना है तो आपको ये जो पढ़ाई है, ये जो चीजें हैं वो आपको पढ़नी ही होंगी। तो वही है कि भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, एक पहले से सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन रहती है, पहले से सिलेक्टेड कंटेंट रहता है कि आपको ये सब पढ़ना ही है। फिर दूसरा, अवरोधित प्रवेश। पेशे में प्रवेश परीक्षा अथवा शैक्षणिक योग्यता के द्वारा सीमित होता है। अगर आपको सीए करना है तो ऐसा नहीं है कि आपके 12th या 12th में इतने मार्क्स है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको सीए करना है तो सीए के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। फिर आईपीसी फाउंडेशन होता है सबसे पहले, फिर आईपीसीसी होता है, वो क्लियर करना होता है। फिर फाइनल्स होते हैं, वो क्लियर करना होता है। फिर प्लस कुछ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा करना होता है। जब आप ये सब पूरा कर लेते हैं कंप्लीट, आप ये ट्रेनिंग ले लेते हैं, एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, तब आपको सीए की डिग्री मिलती है। तब आप प्रोफेशनल कहलाते हैं, तब आप सीए कहलाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जो बिना पढ़ाई किए या बिना वो ट्रेनिंग कंप्लीट किए सीए बन सकता है। तो इसमें ये है कि अगर आप कोई भी प्रोफेशन करना है, कोई भी आप अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए आपको जो भी उसके लिए उस डिग्री के लिए या उस प्रोफेशन के लिए जो कुछ भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, जो कुछ भी एग्जाम्स है, तो आपको क्लियर करने होंगे। वैसे अगर हम प्रबंधक की बात की जाए तो इस समय ऐसा लीगली ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए तभी आप मैनेजर का काम कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर कंपनीज एमबीए या ग्रेजुएशन प्रेफर करती हैं, और जिनके पास एमबीए वो उन्हें और ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन लीगली ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। लेकिन फॉर अ प्रोफेशनल, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए कंपलसरी है कि आपको कुछ एग्जाम्स देने होंगे, कुछ ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, तभी उसके बाद ही आप एक प्रोफेशनल बन पाएंगे। तो वैसे कह सकते हैं कि ये फीचर प्रबंध में नहीं है अभी। दूसरा, पेशागत परिषद। हर प्रोफेशन के कुछ ना कुछ परिषद होते हैं, कुछ ना कुछ एसोसिएशन होती है। जैसे अगर हमने अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जांपल लिया था तो इसका इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईसीएआई। तो वो जो भी सीए के कोर्स डिजाइन करता है, जो भी सीए उन्हें मेंबरशिप देता है, जो भी सीए है तो उनके लिए नियम कुछ बनाते हैं, और उनकी जो भी वर्किंग है वो वही लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह से वो काम करना है और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। ये सब वो इंस्टीट्यूट देखता है। तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। और हाँ, हर एक प्रोफेशनल को उस इंस्टीट्यूट का मेंबर होना जरूरी है, तभी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी
लीगली ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि जो भी मैनेजर्स हैं या जो भी प्रबंधक हैं उन्हें किसी परिषद का मेंबर होना चाहिए या उन्हें मेंबरशिप लेनी होगी। तो ऐसा अभी के लिए ये कंपलसरी नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अभी के लिए जो पेशागत परिषद वाला पॉइंट है ये प्रबंध में मौजूद नहीं है। हो सकता है आगे समय के साथ आ जाए, पर अभी नहीं है। सभी पेशे किसी न किसी परिषद सभा से जुड़े होते हैं जो इनमें प्रवेश का नियमन करते हैं, कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करते हैं एवं आचार संहिता तैयार करते हैं तथा उसे लागू करते हैं। जैसे जो वकील होते हैं उनका बार काउंसिल होता है, और उन्हें अगर कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो उन्हें पहले बार काउंसिल में एप्लीकेशन देना होगा, फिर वो उनसे एक मेंबरशिप नंबर मिलेगा, उसके बाद ही वो वहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी तरह हर प्रोफेशन में अलग अलग उनके इंस्टीट्यूट होते हैं, अलग अलग उनका परिषद होता है, उनके कुछ अपने नियम कानून होते हैं जो कि उन्हें फॉलो करने होते हैं। तो अभी के लिए मैनेजर्स या प्रबंधक के लिए तो नहीं है, तो ये पॉइंट उसमें नहीं है। भारत में वकालत करने के लिए वकीलों को बार काउंसिलिंग का सदस्य बनना होता है जो कि उनके कार्यों को नियमन एवं नियंत्रण करता है। इसमें बार काउंसिल का एग्जाम्पल दिया हुआ था। नैतिक आचार संहिता। सभी पेशे आचार संहिता से बंधे होते हैं जो उनके सदस्यों को व्यवहार कर दिशा देते हैं कि किस तरह एक प्रोफेशनल को एक प्रॉपर व्यवहार करना है। उदाहरण के लिए जब डॉक्टर अपने पेशे में प्रवेश करता है तो वो अपने कार्य नैतिकता की शपथ लेता है। जैसे कोई वकील है तो उसका वो यह शपथ लेगा कि वह न्याय के लिए काम करेगा, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी नैतिकता की शपथ लेते हैं। तो एक नैतिक आचार संहिता होती है जिसे फॉलो करना होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स, कि जो मॉरल्स है, जो सही चीज है वो करेंगे, कभी गलत का साथ नहीं देंगे, तो ऐसी शपथ लेनी होती है। सेवा का उद्देश्य। प्रोफेशन में एक सेवा का उद्देश्य होता है। पेशे का मूल की किस तरह से जो भी उनके क्लाइंट्स हैं या जो भी आपके जिन्हें आप सर्विस देंगे तो आप उनका हित करें। कि पेशे का मूल उद्देश्य होता है निष्ठा एवं प्रतिबद्धता। जैसे आप अगर एक वकील है तो आपका जो भी क्लाइंट होगा तो आप उसे न्याय दिला पाएंगे, आपकी कोशिश रहेगी। और जैसे आप एक डॉक्टर हैं तो आप कैसे अपने पेशेंट का अच्छे से अच्छा इलाज कर पाए और उसकी जान बचा पाए, ये आपकी कोशिश रहेगी। तो एक सेवा का उद्देश्य होता है पेशे में। एक वकील यह सुनिश्चित करता है कि उनके मुवक्किल को न्याय मिले। अब हम कंपेयर करेंगे कि ये सारी जो विशेषताएं हैं क्या वो प्रबंध में है या नहीं है। तो पूरे विश्व में प्रबंध विशेष रूप से एक संकाय के रूप में विकसित हुआ है। धीरे धीरे मैनेजमेंट या धीरे धीरे प्रबंध में भी बहुत सारे विकास हुए हैं। यह ज्ञान के व्यवस्थित समूह पर आधारित है जिससे भली भांति परिभाषित सिद्धांत है जो व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों पर आधारित है। अब जैसे इसमें था सबसे पहला एग्जांपल था भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। तो इस समय जैसे हमने प्रबंध में देखा था कि प्रबंध में भी एक भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह मौजूद है। बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे थियोरेटिकल नॉलेज है जो कि प्रबंध के विद्वानों ने संगठित किया है। उसके बाद प्रबंध को विषय के रूप में विभिन्न संस्थानों में भी पढ़ाया जाता है। जैसे आईआईएम्स हो गया, बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस हैं जहाँ पर प्रॉपर एमबीए होता है और इसमें मैनेजमेंट या प्रबंध के बारे में पढ़ाया जाता है। कोर्सेज होते हैं 1 ईयर कोर्स, 2 ईयर कोर्स, इसमें बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं। इनमें से कुछ संस्थानों की स्थापना केवल प्रबंध की शिक्षा के लिए ही प्रदान की गई है। खासकर कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ही पढ़ाते हैं। जैसे भारत में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM। इन संस्थानों में प्रवेश साधारणतः प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। इनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, IIM के लिए कैट होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अगर आपके इसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आगे का भी बहुत प्रोसीजर होता है। ये था फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद किसी भी व्यवसायिक इकाई में किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक मनोनीत अथवा नियुक्त किया जा सकता है। इसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए आपको एक डिग्री की जरूरत है, लेकिन अगर आपको मैनेजर बनना है तो ऑफिशियली हो सकता है अपनी कंपनी की कोई अलग रिक्वायरमेंट हो कि हाँ जो MBA है उन्हें मैनेजर अपॉइंट करेंगे, लेकिन लीगली तौर पे अगर आपको मैनेजर बनना है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप बन नहीं सकते। आप बन सकते हैं फिर भी। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि डिग्री नहीं है तो आप नहीं बन सकते, लेकिन हाँ एज अ प्रोफेशनल आपके पास डिग्री होनी चाहिए। फिर
चिकित्सा अथवा कानून के पेशे में डॉक्टर अथवा वकील के पास वैध डिग्री का होना आवश्यक है, लेकिन विश्व में प्रबंधक के लिए कोई डिग्री विशेष कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। हाँ, कंपनी हो सकता है, कंपनी का एक एमबीए होना चाहिए, लेकिन ये अगर नहीं भी है तो अगर कोई कंपनी आपको रख रही मैनेजर तो वो गलत नहीं होगा कानूनी रूप से। लेकिन हाँ, अगर आप डॉक्टर नहीं है और आप फिर भी क्लिनिक खोलकर बैठ जाते हैं कि हमें आता है, हमें नॉलेज है, तो वो कानूनी रूप से भी गलत है और उस पर केस भी बन सकता है। तो ऐसे मत करिएगा। जब अगर कोई प्रोफेशनल चीज आपको करनी हो और आपके पास डिग्री ना हो तो वो करने की जरूरत नहीं है, पहले आप डिग्री लीजिए। लेकिन यदि इस पेशे का ज्ञान अथवा प्रशिक्षण है तो यह उचित योग्यता मानी जाती है। जिन लोगों के पास प्रतिष्ठित संस्थानों की डिग्री अथवा डिप्लोमा है उनकी मांग बहुत अधिक है, क्योंकि उन्हें ज्यादा नॉलेज होती है, उन्हें एक्सपीरियंस होता है। इस प्रकार से दूसरी आवश्यकताओं की पूरी तरह से पूर्ति नहीं होती है। तो कुल मिलाकर से बात यही है कि अगर आपके पास डिग्री है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास डिग्री नहीं है उसे हम ऐसा मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकते। भारत में प्रबंध में लगे प्रबंधकों के लिए कई संगठन हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, जिसपे अपने सदस्यों के कार्यों के लिए नियमन के लिए आचार संहिता बनाई गई है। लेकिन संगठन है, यहाँ पर भी प्रोफेशनल्स के लिए भी संगठन होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए कंपलसरी होता है उन संगठन में मेंबरशिप लेना, कि वहां का मेंबर बनना। लेकिन प्रबंधकों के लिए यहाँ पर मेंबरशिप लेना कंपलसरी नहीं है, कानूनी तौर पर अभी जरूरी नहीं है। तो ये अपनी मर्जी है, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन अगर नहीं ले रहा है तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कुछ गलत नहीं हो जाएगा, कुछ कानूनी रूप से कोई गलती नहीं हो जाएगी। तो कोई बाध्यता नहीं है, ये मर्जी है आपकी, आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं लेना चाहें तो नहीं ले सकते। प्रबंध का मूल उद्देश्य संगठन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायता करना होता है, ये हमने पढ़ा था। यह उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना हो सकता है या फिर अस्पताल में सेवा। जैसा आपका संगठन उस तरह के उद्देश्य और उस तरह जो भी आपका प्रबंध है, उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध काम करता है। तो वैसे प्रबंध का अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य सही नहीं है तथा यह तेजी से बदल रहा है। पहले के जमाने में जो भी संगठन बनते थे बिजनेस वाले, जो व्यवसाय के लिए बनते थे, तो उनका एक लौता मोटिव होता था कि और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, तो धीरे धीरे ये मोटिव तो हमेशा रहेगा, क्योंकि बिना पैसे के आप सरवाइव नहीं कर सकते मार्केट में, बिना लाभ के आप सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ ही और बहुत सारे उद्देश्य हो रहे हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था सामाजिक उद्देश्य, समाज के प्रति आपके उद्देश्य, कर्मचारियों के प्रति आपके उद्देश्य, जो लोग आपसे रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, उनके प्रति आपके उद्देश्य। तो जो भी एक अच्छा प्रबंधक है वो सभी के हितों को देखकर काम करता है। तो ये हम लोगों ने रीड कर लिया, प्रबंधक एक पेशा। तो अगर हम सही से देखें तो प्रबंध अभी इस समय विकास के दौर पर है, अभी पूरी तरह वो ऐसा प्रोफेशन विकसित नहीं हुआ है। कुछ चीजें हैं जो अभी उसमें लीगली तौर पे, जैसे अभी डिग्री प्रोफेशन में चाहिए, पेशे में चाहिए, लेकिन अभी इसमें यहाँ लीगली तौर पर नहीं चाहिए। और संगठन है, लेकिन कंपल्सरीली आपको जरूरी नहीं कि आप वहां पर ज्वाइन करें, ऑप्शनल है आपके पास, लेकिन अगर आप प्रोफेशन है तो आपको ज्वाइन करना ही होगा। तो अभी इस समय ये एज अ प्रोफेशन नहीं है, पर हाँ धीरे धीरे जिस तरह समाज आगे बढ़ रहा है, जिस तरह विकास हो रहा है, तो आगे आने वाले समय पे ये एक पेशे के रूप में स्थापित हो सकता है। अब हमने बात कर ली प्रबंध एक पेशे के तौर पर भी। अब हम बात करेंगे प्रबंध के स्तर के बारे में। तो प्रबंध के स्तर, वैसे हमने एक बार शायद ब्रीफ किया था थोड़ा, कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सबसे ऊंचे स्तर पर होता है, जिसमें सीईओ, सीएफओ और आपके एमडी, मैनेजर, ये लोग आगे। फिर होता है मिडिल लेवल, और उसके बाद होता है लोअर लेवल, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं। तो उन सबका कुछ ना कुछ अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। जो अपर लेवल पे होते हैं उनकी अलग जिम्मेदारियां होती हैं, जो लोअर लेवल पे होते हैं, जो मिडिल लेवल पे होते हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और ये सब अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाए, तब एक संगठन अच्छे तरह से विकास कर सकता है। तो इसमें हम उन्हीं तीनों स्तर के बारे में जानेंगे, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं।
यहाँ से पढ़ सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का संबंधों की इस श्रृंखला में किसी न किसी कार्य विशेष को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाते हैं, अर्थात निर्णय लेने का अधिकार। जब भी आप किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं तो उसके साथ साथ आपको कुछ अधिकार भी देने होते हैं ताकि वो काम सही समय पर पूरा हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध की, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट। सीईओ, सीएफओ, एमडी नाम सुना होगा आपने। यह संगठन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। सामान्यतः चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह के नाम सीईओ। ये तो उनके नाम हो गए। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। उनका मूल कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तथ्यों में एकता एवं विभिन्न विभागों के कार्य में सामंजस्य स्थापित करना होता है। इनका काम होता है जो संगठन के जो भी उद्देश्य है उन सबको ध्यान में रखते हुए किस तरह पॉलिसीज बनानी है कंपनी को, या जो भी आपका संगठन है उसे कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए। और अगर आपको पैसे की जरूरत है तो उसके लिए फंडिंग, आपको कहाँ से पैसा लेना है, आपको लोन लेना है या आपको क्या करना है, आपको कहाँ से फंडिंग लेनी है, और क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। और जो अलग अलग फंक्शन हो सकता है कि आपके जो भी संगठन है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता हो, तो उन सब में कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाना है, कैसे एक सामंजस्य स्थापित करना है, सबको साथ में लेकर चलना है। कि ऐसा नहीं कि हम एक पे फोकस करें तो दूसरे में नुकसान हो जाए, या एक पे हमने ज्यादा टाइम लगा दिया तो दूसरे काम के लिए हमारे पास समय ही ना ही रहे। तो सबको एक साथ, जितने जितने विभाग है, हर तरह के विभाग भी होते हैं, जैसे कुछ वित्त विभाग हो गए, मानव संसाधन वाले विभाग अलग हो गए, जो भौतिक संसाधन वाले विभाग है वो अलग हो गए। तो सारे विभागों को भी साथ में लेकर चलना होता है, सब में एक सामंजस्य बिठाकर चलना होता है। तो ये जिम्मेदारी होती है उच्च स्तर की, जो उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं। उच्च स्तर के ये प्रबंधक संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह संगठन को आगे लेकर चले, किस तरह उनका संगठन को निरंतरता चलाते रहे। फर्म के जीवन के लिए या व्यवसाय के पर्यावरण एवं उसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। ये अपनी उपलब्धि के नए संगठन के लक्ष्य एवं व्यूह रचना को तैयार करते हैं कि संगठन, अगर जैसे कोई नया संगठन उन्होंने रचित किया, कोई नया संगठन बनाया, तो उस संगठन के क्या उद्देश्य होंगे, कैसे इसकी व्यूह रचना होगी, किस तरह वो संगठन काम करेगा, क्या क्या उद्देश्य होंगे उसके, कैसे उस उद्देश्य को पूरा करेंगे, ये सब सोचना, फाइनल करना, ये सब उच्च स्तरीय प्रबंधक के काम होते हैं। व्यवसाय के सभी कार्यों एवं उनके समाज पर प्रभाव के लिए भी यही उत्तरदायित्व होता है। जैसे जो सामाजिक उद्देश्य थे, तो उनके क्या क्या उद्देश्य हैं और किस तरह जो भी ये लोग काम करेंगे उसका समाज में किस तरह प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए भी उच्च स्तरीय लोग या उच्च स्तरीय प्रबंधक जिम्मेदार होते हैं। उच्च प्रबंध का कार्य जटिल एवं तनावपूर्ण होता है, इसमें लंबा समय लगता है, तो संगठन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है किसी किसी लोगों को लगता है कि हाँ सीईओ है तो उनके पास काम भी क्या है, बस गया वहां सिग्नेचर किया। तो ऐसा नहीं है, वो पूरी कंपनी के बारे में सोचते हैं। उन्हें डिसाइड करना होता है कि इस समय अब क्या करना है, कौन से किस टाइम पे क्या फैसला लेना है, उस फैसले से क्या असर होगा, लोगों पर क्या असर होगा जो उनकी कंपनी से रिलेटेड है, जो उनकी फॉर्म से रिलेटेड है। और ये सब सोचने में बहुत टाइम लगता है, उन्हें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, उन्हें बहुत देखना पड़ता है कि क्या फैसले से क्या असर होगा, कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लॉस तो नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें सोचने के लिए उन्हें बहुत समय लगता है, उन्हें फैसला लेने के लिए बहुत समय लगता है। और इसके लिए उन्हें समय डिवोट करने की बहुत आवश्यकता होती है कि जो भी उस संगठन में वो काम कर रहे हैं उसमें वो अच्छे से अपना समय दे पाए। तो ये कुछ काम थे, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जिम्मेदारियां थी जो उच्च स्तरीय प्रबंधक की होती है एक संगठन के प्रति। अब बात आती है मध्य स्तरीय प्रबंधक। तो ये जो उच्च प्रबंधकों एवं निजी स्तर के बीच ये कड़ी होते हैं, जो दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, दोनों के बीच एक बातचीत का एक कड़ी होती है कि जो भी बात वो जो उच्च स्तरीय वाले होते हैं उनकी बात, और जो लोअर लेवल के जो नीचे स्तर पे जो प्रबंधक होते हैं उनकी बात, ये एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। ये कॉमन लिंक होते हैं बीच में, जो मीडिएटर होता है ना, जो दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो बीच में एक मीडिएटर रहता है बातें पहुंचाने के लिए कि वो ये ऐसा कह रहा है, अच्छा वो ऐसा कह रहा है। तो वो एक कॉमन लिंक की तरह होता है।
इन्हें समांतर विभाग प्रमुख कहते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स आमतौर पे कहते हैं। तो जो भी उच्च प्रबंध जो भी योजनाएं बनाता है, जो भी पॉलिसीज बनाता है, तो ये उसे अप्लाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि कंपनी ने कोई पॉलिसी बनाई कि इस साल हम लोग ये काम करेंगे, तो अब वो काम कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो वो सब जिम्मेदारी देखना, वो सब चीजें देखना, ये मध्य स्तरीय प्रबंध की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ ये प्रथम रेखीय प्रबंधकों के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनका मुख्य कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार योजनाओं को पूरा करना होता है कि जो भी योजना उन्होंने तैयार की है उन्हें ये कैसे अप्लाई करें, कैसे प्रयोग में लाएं। इसके लिए उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना की व्याख्या करते हैं, उन्हें बताते हैं इन डिटेल। अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को सुनिश्चित करते हैं कि अगर जैसे उनके विभाग में लोगों की कमी है, या उन्हें और लोग चाहिए, या उन्हें और अच्छी और एजुकेटेड लोग चाहिए, या जिनके पास कोई खास नॉलेज है वो लोग चाहिए, तो उसके लिए वो संख्या निर्धारित करते हैं कि उन्हें कोई नई नियुक्ति करनी है, या जो पहले से नियुक्त है वो लोग ज्यादा हैं तो किसी को हटाना है या नहीं। उन्हें आवश्यक कार्य एवं दायित्व सौंपते हैं। इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य विभागों से भी सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ वे प्रथम व्यक्ति के प्रबंधकों के लिए कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो कार्य थे, जो भी उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं, वो जो भी योजनाएं बनाते हैं उनको प्रयोग में लाने की जिम्मेदारी होती है मध्यम प्रबंधकों की, जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं। ये जिम्मेदारी उनकी होती है कि वो किस तरह उन योजनाओं को प्रयोग में लाएं। और बात आती है थर्ड की, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं, या सुपरवाइजरी लेवल पे या ऑपरेशनल लेवल पे कह सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे कह सकते हैं। पर्यवेक्षी अथवा प्रचालन प्रबंधक, ये लोग वो होते हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। संगठन की अधिकार पंक्ति में फोरमैन एवं पर्यवेक्षक निम्न स्तर पर आते हैं। पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो उन्हें डायरेक्टली दिख रहा होता है कि कौन सा काम हो रहा है या नहीं। जैसे फैक्ट्री में अगर कोई भी फैक्ट्री, आपकी कोई कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, तो जो फोरमैन या सुपरवाइजर होता है वो फैक्ट्री लेवल ग्राउंड लेवल पर होता है, तो उसे दिख रहा होता है कि इस समय आज यहाँ पर 100 कपड़े बने या 90 बने, या जो भी बात उसे सामने सामने दिख रही होती है। इनके अधिकार एवं कर्तव्य उच्च प्रबंधक द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा निर्धारित होती है। पर्यवेक्षक प्रबंधकों की संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह सीधे वास्तविक कार्यबल से संवाद करते हैं एवं मध्य स्तरीय प्रबंधकों के दिशा निर्देशों को कर्मचारी तक पहुंचाते हैं। तो क्योंकि जो मध्यम वर्गीय प्रबंधक होते हैं उनका काम होता है उच्च प्रबंधकों के जो भी योजनाएं हैं उनको प्रयोग में लाना। तो उनको प्रयोग में लाने के लिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जो भी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कहा है कि इस साल जो भी उनका टारगेट है वो है साल में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना। तो उन्होंने ये बात, या जो भी अपनी जो टारगेट था वो उन्होंने बताया मिडिल लेवल मैनेजर्स को। मिडिल लेवल मैनेजर्स ने बताया जो लोअर लेवल मैनेजर है। जो लोअर लेवल मैनेजर्स है उन्होंने अब ये बात आगे फॉरवर्ड की कि जो लोग काम करते हैं कि इस बार उनका टारगेट है 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना। तो जो ये जो फोरमैन या सुपरवाइजर होते हैं, ये बात ये लोग डायरेक्ट वर्कर्स को बताते हैं। तो ये कॉमन लिंक होते हैं वर्कर्स और मिडिल लेवल मैनेजर्स के भी बीच में। ये डायरेक्ट कर्मचारियों से लिंक होते हैं। तो इनकी जो भी बात है, ये कर्मचारियों से डायरेक्ट बात करते हैं और इन्हें पता होता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, तो इसलिए इनकी काफी इंपॉर्टेंस होती है। इन्हीं के प्रयत्नों से उत्पाद की गुणवत्ता को बनाया जाता है, माल की हानि का न्यूनतम रखा जाता है एवं सुरक्षा के स्तर को बनाए रखा जाता है। कारीगरी की गुणवत्ता एवं उत्पादन की मात्रा कर्मचारियों के परिश्रम, अनुशासन एवं स्वामी भक्ति पर निर्भर करती है, क्योंकि जब काम करने की बारी आती है वो तो वर्कर्स ही करते हैं। अब भले ही उनसे जो भी कहते हैं, अगर जब तक वो अच्छा काम नहीं करते हैं तो आपका जो भी प्रोडक्ट्स है उनकी गुणवत्ता कुछ ना कुछ खराब होगी ही। तो ये जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं ये डायरेक्टली वर्कर से लिंक्ड होते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं वही प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये जो फोरमैन है या सुपरवाइजर है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो उनके जो भी उत्पाद जो भी बन रहे हैं वर्कर्स द्वारा, उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी रहे, कम से कम नुकसान हो, जो भी सामान बन रहा है वो अच्छा सामान हो, और जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर डिसिप्लिन में काम करें। तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो ये थे 3 लेवल प्रबंध के। पहला था टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिनका काम होता है संगठन के जो भी उद्देश्य हैं उनके उद्देश्य डिसाइड करना और उस उद्देश्य को किस तरह प्राप्त करना है उसके लिए पॉलिसीज बनाना, योजनाएं बनाना। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनका काम होता है जो पॉलिसीज बनाई गई है टॉप लेवल मैनेजर्स द्वारा, उनको योजना में, उनको जो है किस तरह प्रयोग में लाया जाए, उनको किस तरह शुरुआत किया जाए, उनको किस तरह उनके उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। और जो थर्ड लेवल मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनका काम होता है, वे कॉमन लिंक होते हैं वर्कर्स और मिडिल लेवल मैनेजर्स के बीच में, और वो जो वर्कर्स होते हैं उनको निर्देश देते हैं कि किस तरह काम करना है। तो ये हो गया हमारे तीनों स्तर मैनेजर्स के या मैनेजमेंट के। आप यहाँ तक रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंध के कार्य, जिसमें प्रबंध के जो 5 मेन फंक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक और बाकी है शायद, और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो यहाँ तक आप रीड कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और आप पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए बाय।